दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वो एक नेक और भोली रूह थी। उसने एक शख्स से दीवानावार मोहब्बत की थी। उसने जिंदगी के 31 साल उसके नाम के प्रचार में गुजारे थे। उसके नजदीक कोई दूसरा उसके पाए का न था और उसे लगता था कि बस एक यही है जो निजाम को तब्दील कर सकता है। उसे लगता था कि एक यही है जो तमाम नासूर को खत्म कर सकता है। उसे लगता था कि एक यही है जो उसकी खातिर और उसके खानदान की खातिर और सब की खातिर सब बलाओं से लड़ सकता है। तो उसने फैसला किया कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा और उसकी परछाई बन जाएगा। उसका लहजा मखसूस लाहौरी था। बोलता था तो यूं लगता था कि कोई पहलवान सारी दुनिया को अपने मद्दे मुकाबिल अखाड़े में आने की दावत दे रहा हो। वो एक लंबे अरसे से अपने महबूब से मुलाकात करने उसके घर के बाहर गाहे बगाहे आता कि शायद आज उसका दीदार नसीब हो सके। वो चाहता था कि महबूब के साथ बैठे, उसे बताए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान देने से भी दरेख नहीं करूंगा। वो कहता था कि महबूब से मुलाकात हो ना हो लेकिन मेरे दिल में उसकी चाहत कम नहीं होने वाली। एक यही तो है कि जिसने जिंदगी की नई राह दिखाई है। एक यही तो है जिसने हमें जीने की उमंग दिलाई है। दुनिया आती और उसके भोलेपन का मजाक उड़ाती तो कोई उसको जलाल में लाने की कोशिश करता, लेकिन उसने अपनी चाहतों मोहब्बत में कभी लग्जिश ना आने दी। दुनिया पूछती कि यहां आने से तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तो जवाब देता कि मेरे बाप ने कहा कि बेटा डटा रहे और मैं अपने महबूब के साथ डटा हुआ हूं। उससे पूछते कि तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज नहीं होते कि क्यों घर से निकल जाते हो, तो जवाब देता कि मेरी मां अक्सर मेरे बाप से कहती है कि इसे समझाओ, लेकिन मेरा बाप मेरा साथ देता है। वो मुझे रोज 50 रुपए देता है और मैं उससे एक चाय का कप और 2 रस खा लेता हूं और तब तक मेरा जी भर के खाने को दिल नहीं करेगा जब तक मेरा महबूब सेहतयाब नहीं हो जाता। वो अब तक अपनी जिंदगी की 40 बहारें देख चुका था और उसे आगे जिंदगी मुश्किल वक्त के बाद सहल दिखाई दे रही थी कि एक दिन महबूब ने सदा लगाई कि बाहर निकलो। उसने महबूब के दीगर आशिकों के साथ लब्बैक कहा और निकल खड़ा हुआ, मगर उसकी बेलौस मोहब्बत में उसे अपनी जान गंवाना पड़ी। नहीं मालूम कि पहला डंडा किसने सर पर मारा, नहीं मालूम कौन सा शल उसके करीब आके गिरा, नहीं मालूम कि उसे सही सलामत उठाया गया और मुर्दा हालत में घर पहुंचा दिया गया। मां ने उसके बेजान हाथों को पकड़ा होगा, बाप ने कहा होगा कि मेरा शेर पुत्र डटा रहे, शायद भाई ने कहा होगा कि उठ जा यार मैं तुझे रोज ज्यादा पैसे दे दिया करूंगा, लेकिन वो इस निजाम के मुंह पर तमांचा रसीद करके खुद सो चुका था। बाप ने नाम तो अली बिलाल रखा था, लेकिन समाज ने उसे जिल्ले शाह के नाम से पुकारा। यह कहानी है उस जिल्ले शाह की कि जिसने कप्तान के बुलाने पर जमान पाक के बाहर ही सकूनत इख्तियार कर ली थी और 8 मार्च की रैली में पुलिस के साथ तसादुम में अबदी नींद सोना पड़ा। उस भोली रूह को जवाब दे कौन होगा? रियासत से पूछें तो कहेगी कि इस वाकये में उनका क्या कसूर था जो पुलिस की वर्दी में थे और उन पर पत्थर बरसाए गए। सियासत से पूछें कि किसके हाथ पर जिल्ले शाह का लहू तलाश करें तो जवाब आएगा कि रियासत उसका वजूद खा गई। क्या इन जवाबात से जिल्ले शाह की मां मुतमईन हो जाएगी? मां की बेचैनी को कौन खत्म करेगा? कोई नहीं कर सकता। अभी परसों शब दफ्तर से वापसी पर मुझे डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूटा। मैंने घर न बताया कि परेशानी होगी। रात गए मेरी मां का मुझे फोन आया और पूछा कि क्या हुआ, किधर हो? मैंने जवाब दिया कि घर हूं। तो फिर पूछने लगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं हैरान था कि मैंने तो बताया नहीं, तो इन तक खबर कैसे पहुंची? मैंने इस्तिफसार किया कि क्यों पूछ रही हैं, तो जवाब आया कि मैंने अभी ख्वाब देखा कि डाकू घर के कमरे में बैठा है। मेरी आंख खुली और तुम्हारा ख्याल जहन में आया तो फौरन तुम्हें फोन कर दिया। मेरी हैरानी में इजाफा हो चुका था कि यह कैसे मुमकिन है कि मैंने वाकया बताया भी नहीं और इनको उसका इदराक है। मैंने सारा वाकया बयान कर दिया। मेरे वालिद को अगली सुबह मेरी वालिदा ने बताया तो मेरे वालिद ने कहा कि मुझे रात भर अजीब सी तलखी महसूस होती रही और मैं इसी सोच में रहा कि कैसे वालिदैन औलाद की परेशानी को उनके साथ ना होते हुए भी भांप जाते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि जब जिल्ले शाह को पहली लाठी सर पर पड़ी होगी तो उसकी मां के दिल में कैसी टीस उठी होगी। जब उसके सर पर किसी ने ठोकर मारी होगी तो बाप किस कर्ब में मुब्तला हुआ होगा। जब किसी ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा होगा
تو بھائی کے بازو میں کس قسم کی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کرب و اذیت کا اندازہ کسی کو نہ ہوگا۔ یہ کسی ایک ذل شاہ کی داستان نہیں ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں ایسے ہزاروں ذل شاہ تھے جو یوں ہی نظام سیاست کی بھیٹ چڑھتے رہے، کوئی بی بی کا جیالہ بن کر، کوئی بابو کا متوالا بن کر، کوئی کسی کا شیر بن کر، اور کوئی کسی کا ٹائیگر بن کر۔ مگر ان کا حساب مانگنے لگے تو ہر کوئی نظام اور حالات کو قصوروار ٹھہرائے گا، کوئی اپنی ذات پر حرف نہ آنے دے گا۔ اگر بلی کوئی چڑھے گا تو عوام چڑھے گی، چاہے وہ سسٹم میں موجود عوام ہو جسے اپنا اعلی کار بنایا جاتا ہے، یا چاہے وہ عام جمہور ہو۔ عوام کے سر اتر جاتے ہیں مگر ان کی پگڑیاں اور شملے سلامت رہتے ہیں۔ یہ لہو کے دھبے کبھی اپنے دامن تک نہیں آنے دیتے، اور اگر لگ بھی جائیں تو ایک اچھی لانڈری والوں سے ان کی دعا سلام ہے، جہاں سے جبہ و دستار کو اجلا کر کے ان کو پھر سے پہنا دیا جاتا ہے، اور ہاتھوں پر دستانے تو ہر وقت ہی رہتے ہیں۔ مجھے جانے یہ کیوں لگتا ہے کہ ذل شاہ کی معصوم روح اگلے جہاں منتظر ہوگی، اور اپنا حساب لینے کو وہ خدائے محشر کو اپنے مخصوص لاہوری انداز میں کہے گا کہ ربا منو میرا حساب چاہیدہ ہے۔ ذل شاہ شاید مجھے ایک عنوان دے گیا ہو کہ میں اس کی موت پر صحافت کر سکوں، شاید وہ آپ کو وقت گزاری کے لیے ایک بحث دے گیا ہو کہ آپ اس کے جانے پہ دو رسمی جملے کہہ سکیں، شاید وہ اس اشرافیہ کو سیاست کا موقع دے گیا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو سانحات پر اپنی دکان چمکانا چاہیں ان کے ساتھ بھی عجب سانحہ ہوتا ہے۔ سانحات سے سیکھنے کی جستجو کیجئے، وگرنہ کسی اور سانحے کا انتظار کیجئے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنرل اسپتال کی فورنزک ٹیم نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں رات کو علی بلال کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ کنگ ایڈورڈ کی ڈاکٹر نورین بھی ٹیم کا حصہ تھیں، جو بتاتی ہیں کہ رپورٹ کے مطابق علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کی خلاف ورزی پر دائر درخواست کو بھی نمٹا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن واپس لینے پر درخواست نمٹا دی۔ حماد اظہر نے دفعہ 144 کے نفاذ کو چیلنج کیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا تھا کہ دفعہ 144 کے حکم کو واپس لے لیا گیا ہے، کل کا دن حساس تھا، اس لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا اقدام درست تھا۔ سوال یہ ہے کہ کل کا دن حساس تھا تو اس حساس طبیعت والے کی جان کو لینا کس کو فائدہ پہنچا گیا، کس کی سیاست کو چمکا گیا، معاشرے کو کس اسلوب کے اوپر آپ نے تعمیر کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ یہ سوال ذل شاہ کی روح اٹھائے گی۔ جو اس کا جواب دینا چاہے ببانگے دہل دے، لیکن آپ کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور آپ کے کانوں میں اس وقت سیسا ڈالا جا چکا ہے۔ آپ معاشرے پر بیتنے والے کرب کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ پر بیتنے والے کرب کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔